दोस्तों आज का हमारा टॉपिक के टीडीएस से है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि टीडीएस का काम कहां से शुरू होता है और कहां पे जाकर के एंड होता है। इन शॉर्ट टीडीएस के बारे में पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर आप इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से अकाउंट्स एंड टैक्सेशन और टैली के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। टीडीएस, और हम सभी जानते हैं कि टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर इस वर्ड के ऊपर ही अगर हम लोग गौर करते हैं तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि टैक्स से डिडक्टेड एट सोर्स का माने मतलब क्या होता है, यानी कि सोर्स के ऊपर ही आपको टीडीएस का डिडक्शन कर लेना है। अब सोर्स का माने क्या होता है, जब भी हम किसी सर्विस को बाई करेंगे या गुड्स को बाई करेंगे तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि जो भी इनकम टैक्स का रूल है या टीडीएस का रेट है उसके हिसाब से आपको उसका भुगतान करने से पहले ही टीडीएस का डिडक्शन कर लेना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सोर्स के ऊपर ही टीडीएस का काट लेना, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे कि मान के चलो कि आपने किसी रेंट का सर्विस आपने रिसीव किया, मैं मान लेता हूं 1,00,000 रुपए का वो रेंट का आपको पेमेंट करना था, लेकिन टीडीएस रेट के मुताबिक आपको 10% के हिसाब से उसका टीडीएस का डिडक्शन करना है। तो 1,00,000 का 10% कितना होगा, आप कहोगे 10,000 रुपया। तो इन शॉर्ट 90,000 रुपए का आपको पेमेंट करना है और 10,000 का आपका टीडीएस का डिडक्शन करके गवर्नमेंट को पे करना है। इसी को हम लोग कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी पेमेंट करने से पहले ही आपको टीडीएस का डिडक्शन कर लेना है। देखिए टीडीएस में दो तरीके से काम किया जाता है। एक तो है आपका टीडीएस फॉर एम्प्लॉय जो कि सेक्शन इसका होता है 192, और दूसरा आपका होता है टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। अब दोनों का जो रूल है वो अलग अलग है। अगर आप टीडीएस फॉर एम्प्लॉय की बात करेंगे तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स का स्लैब आपका लग जाएगा, और टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय की बात करें तो इसके लिए आपको टीडीएस का रेट, जिसे कि हम लोग टीडीएस का चार्ट भी कहते हैं। अब बात होती है एलिजिबिलिटी फॉर टैन नंबर। इसका यह माने हुआ कि भाई साहब अगर आपको टीडीएस के ऊपर काम करना है, यानी कि टीडीएस का किसी का डिडक्शन करना है, तो इसके लिए आपके पास टैन नंबर का होना जरूरी है। क्या हर एक व्यापारी को टैन नंबर लेना इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। जब भी हम या आप किसी भी कंपनी या पर्सन को इनकम टैक्स के स्लैब के मुताबिक या टीडीएस चार्ट के मुताबिक अगर आप पेमेंट करते, यानी कि आप उसको टच कर चुके हैं, जो भी टीडीएस का रेट कह रहा है, जो भी इनकम टैक्स का स्लैब कह रहा है, अगर उस लिमिट को कोई भी बंदा अगर क्रॉस कर लेगा तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल टीडीएस का डिडक्शन करेंगे। तो जब आप इसके लिए अगर एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर आपके लिए मैंडेटरी है कि आप टीडीएस का रजिस्ट्रेशन करा लें, राइट। चलिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो 10 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो 49B होता है। आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो आप एनएसडीएल या कार्बी की ऑफिस में भी जाकर के आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आपको इसका नंबर मिल जाता है तो इसका जो फॉर्मेट होता है 10 नंबर का, ये आपका 10 डिजिट का होता है, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका जो पहला जो लेटर होता है वो अल्फाबेट का लेटर होता है, 5 जो होता है वो नंबर्स में होता है, जो लास्ट आपका होता है वो आपका अल्फाबेट का लेटर होता है। तो यहाँ पर इस तरह का इसका फॉर्मेट होता है। अब अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स असेसमेंट नंबर, या फिर हम इसे टैक्स से डिडक्शन नंबर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इस पे वर्क आपको किस तरीके से करना है। आपको मैंने शुरू में कहा कि अगर टीडीएस पे काम करना है तो एक है आपका टीडीएस फॉर एम्प्लॉय और दूसरा है टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। तो अगर हम एम्प्लॉय के बारे में बात करें तो इसके लिए हमें इनकम टैक्स का स्लैब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहला है इनकम टैक्स का स्लैब फॉर ओल्ड रिजीम, ठीक है। ओल्ड रिजीम का लॉ अलग कहता है और उसके बाद फिर आपको सीखने को मिलेगा न्यू रिजीम। अभी दोनों आपका चल रहा है, लेकिन आने वाले कल में आपका जो बाय डिफॉल्ट जो रहने वाला है वो आपका न्यू रिजीम ही रहने वाला है, राइट। अभी लेकिन दोनों अभी आपका चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं पहले ओल्ड रिजीम के बारे में कि इनकम टैक्स का स्लैब क्या बोलता है। यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने पहला जो इसका स्लैब है कि अप टू 2.5 लाख। अगर किसी एम्प्लॉय का
2.5 लाख तक का अगर आप उसको सैलरी का पेमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया आपको किसी तरह का इसमें आपको टीडीएस का डिडक्शन नहीं करना है। लेकिन दूसरा स्लैब क्या बोलता है, 2.5 लाख से ऊपर तो उसकी सैलरी है लेकिन 5 लाख के अंदर ही है, यानी कि 2.5 से 5 लाख के बीच में है, तो 2.5 लाख से जितना ऊपर जाएगा उसके डिफरेंस का 5% का आपको टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। उसके बाद थर्ड स्लैब क्या बोलता है कि अगर 5 लाख से ऊपर अगर किसी का आप सैलरी पेमेंट करते हैं लेकिन वो 10 लाख के अंदर है, राइट, यानी कि 5 to 10 के अगर बीच में है तो 5 के ऊपर जितना होगा उसके डिफरेंस का आपको 20% का टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। उसके बाद यहां पर फोर्थ एंड लास्ट है कि अगर किसी एम्प्लॉय को आप जो सैलरी का पेमेंट अगर आप करते हो, अगर उसकी सैलरी 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो फिर 10 लाख के ऊपर जितना भी जाएगा उसके डिफरेंस का 30% का आपको उसका टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। अब ऐसे मान लो कि किसी एम्प्लॉय का 12 लाख रुपए का सैलरी बनता है और वो ओल्ड रिजीम के हिसाब से अगर वो जाना चाहता है तो 10 लाख से तो ऊपर हो गया, इसका क्या माने, वो 5% भी देगा, वो 20% भी देगा और प्लस वो 30% भी वो देगा। अब उसके बाद यहां पर नेक्स्ट है कि इसके अलावा उसे क्या देना होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये जितना भी है 5, 20, 30 उसे तो देना ही होगा एज पर इनकम टैक्स रूल। उसके साथ साथ जो भी टीडीएस निकलेगा उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी उसको देना पड़ेगा। अब यहां पे एक रूल है 87A का। अब ये रूल क्या बोलता है, ये रिबेट के बारे में बात करता है। रिबेट क्या, अगर किसी का एम्प्लॉय का सैलरी 5 लाख तक अगर आता है सारा रिबेट लेने के बाद, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको हर तरह का इनकम टैक्स का रिबेट भी मिल जाता है। रिबेट का माने क्या, अरे भाई साहब आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो आपको 50,000 का इसमें मिलेगा ही। उसके बाद जो आपका जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है यानी 80C से लेकर के 80U तक, इसमें आपका रिबेट आपको मिल जाएगा, प्लस हाउस रेंट अलाउंस का भी रिबेट मिल जाएगा। तो 87A का रिबेट ये बात करता है कि 5 लाख तक अगर किसी का सैलरी आता है जिसे हम लोग टैक्सेबल सैलरी कह सकते हैं या नेट सैलरी या फिर उसका टैक्सेबल इनकम, तो फिर उसमें किसी तरह का उसका टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा। ये तो बात हो रही थी ओल्ड रिजीम का। अब अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो इसका लॉ क्या बोलता है कि पहला तो इसका स्लैब है कि 4 लाख तक इसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं 4 लाख से 8 लाख के बीच में तो 4 लाख से ऊपर जितना भी होगा लेकिन 8 लाख के अंदर है तो उसको हमें 5% का टीडीएस का डिडक्शन करना है। उसी तरीके से अगर आप देखते जाओगे तो पूरे में आपका 4 लाख का डिफरेंसेस आपको यहां पर नजर आएगा। तो अगर किसी का सैलरी 24 लाख के ऊपर चला जाता है तो 24 लाख के ऊपर जितना जाएगा उसके डिफरेंस का 30% का हमें टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। तो इसका यह माने हुआ कि अगर किसी का सैलरी 25 लाख रुपया अगर हो जाता है तो वह 5 भी देगा, 10 भी देगा, 15 भी देगा, 20 भी देगा, 25 भी देगा और 30 भी देगा। अब अगर हम इसके 87 रिबेट के बारे में बात करें तो अप टू 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसके अंतर्गत 75,000 का आपको बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा और प्लस से इसमें आपके ओल्ड एज में जैसे कि चैप्टर 6A प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस का आपको रिबेट मिल रहा था, लेकिन इसमें केवल और केवल एनपीएस यानी कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है केवल वही मिलेगा। इसके अलावा इसमें किसी भी तरह का सैलरीड पर्सन को इसमें रिबेट नहीं मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय के लिए आपको टीडीएस चार्ट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो हर फाइनेंशियल ईयर में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। अब यहाँ पर एक सेक्शन है आपका 194I, ये किसके बारे में बात करता है, रेंट के बारे में। तो क्या चीज का रेंट भाई, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग से। और यहाँ पे इसका जो थ्रेशोल्ड आपको दिख रहा होगा वो पूरे साल का 6 लाख रुपया है। इसका यह माने होता है कि अगर आप अपने ऑफिस अपने फैक्ट्री का किराया जो आपने लैंडलॉर्ड को दोगे, अगर पूरे साल का पेमेंट 6 लाख से ज्यादा अगर वो हो जाता है तो पेमेंट करने से पहले ही हर हाल में अगर वो इंडिविजुअल है तो 10% काटना है और उसके अलावा है तो भी आपको 10% का ही टीडीएस का डिडक्शन करना है। और अगर सामने वाले के पास यानी कि आपका जो मकान मालिक है अगर उनके पास पैन नंबर नहीं है तो फिर 10 की जगह पर 20% का टीडीएस का डिडक्शन करना होगा।
अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप जो दूसरा सेक्शन लोगे, एक आपका होता है 194J, राइट। ये जो बात करता है ये फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज से, अगर आप किसी ऐसे एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं जो कि आपका प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्सपेंस में फॉल करता है, तो इसका जो थ्रेशोल्ड है वो आपका 50,000 है, ठीक है। अगर 50,000 का पूरे साल का अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसका जैसे बिल आएगा, बिल का पेमेंट करने से पहले ही आपको 10% के हिसाब से, अगर वो इंडिविजुअल है तो भी करना है और अदर्स है तो भी उसका 10% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन करना है। और अगर सामने वाले के पास पैन कार्ड का नंबर नहीं है तो फिर इसके लिए आपको 20% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। टीडीएस का जब डिडक्शन करोगे तो उसके बाद जो आपका नंबर आता है अकाउंटेंसी करने का, तो इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर और इन द बुक्स ऑफ डिडक्टी इसका क्या अकाउंटेंसी होगा, ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट से इसका रिप्लाई करना होता है, फिर तो बाकी आप टैली में इसे बहुत सिंपल तरीके से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर इसकी क्या अकाउंटेंसी होने वाली है। तो यहां पर एक एग्जांपल हम लोग रेंट का ही पकड़ लेते हैं कि सामने वाला जो हमारा लैंडलॉर्ड है उसने हमें 1 लाख का बिल रेज किया है और उसमें जो जीएसटी है वो 18% है, तो वो हमारा लोकल है। तो यहाँ पर 1,18,000 रुपए का उसने जीएसटी लगा करके हमें बिल रेज किया है, राइट। अब आपको पता है कि हमें इसका आईटीसी भी क्लेम करना है, तो विथ जीएसटी अब आपको किस तरीके से इसका जर्नल एंट्री को पास करना है। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, ड्यू दिखाएंगे, ये हम सभी जानते हैं। तो जो भी एक्सपेंस होगा, यहाँ पर रेंट है तो यहाँ पर ऑफिस रेंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, एस जीएसटी सी जीएसटी को हमने डेबिट कर दिया और प्लस लैंडलॉर्ड को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ये पहला एंट्री हमारे बुक्स में होने वाला है, राइट। अब आपको ये रूल पता होना चाहिए कि टीडीएस का डिडक्शन कब करना है। रूल ये कहता है कि भाई साहब जिस तारीख को आप अपने बुक्स में जो भी एक्सपेंस का बुकिंग करते हैं उसी सेम डेट में आपको टीडीएस का डिडक्शन कर लेना है, ठीक है। या नहीं तो जब आप उसका पेमेंट करोगे, व्हिच एवर इज अर्लियर, यानी दो में से जो पहले हो, या तो आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करोगे, तो पेमेंट कब करोगे भाई, या तो आप एडवांस करोगे या फिर बिल आने के बाद। तो टीडीएस का डिडक्शन कब होगा, व्हिच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो। तो पहले क्या कर रहे हैं हम, पहले हम तो यहां पर एक्सपेंस का बुकिंग कर रहे हैं ना, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वही सेम डेट में हम टीडीएस का डिडक्शन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आज ड्यू दिखाएंगे और जब पेमेंट करेंगे 15 दिन के बाद या नेक्स्ट मंथ तब जाकर के हम टीडीएस का डिडक्शन करेंगे, ये रूल नहीं कहता है, ठीक है। तो चलिए अब जब हम लोग टीडीएस का डिडक्शन करेंगे तो आपको रिवर्स कर देना है। तो लैंडलॉर्ड को आपको डेबिट कर देना है 10,000 से और यहाँ पर टीडीएस ऑन रेंट को आपको क्रेडिट कर देना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर जी जो टीडीएस का डिडक्शन होगा कौन से अमाउंट पे होगा, आपका 1 लाख के ऊपर होगा या 1,18,000 के ऊपर। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी भी टैक्स के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया जाता, यानी इंक्लूडिंग जीएसटी के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा। जो कि आपका टैक्सेबल अमाउंट है, यानी कि 1 लाख केवल उसी के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन आपको करना है, ना करके 1,18,000 के ऊपर, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपको उसी तारीख को आपको ये एंट्री भी लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, अरे भाई साहब ये पैसा हमारा नहीं है 10,000 रुपया, ये तो सरकार का पैसा है, तो जो भी इसका ड्यू डेट होगा उससे पहले आपको इसका पेमेंट कर देना है। जब आप इसका पेमेंट करोगे तो आपके बुक्स में यही एंट्री होने वाला है, टीडीएस ऑन रेंट आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है कि आपको अपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है। जब भी आप लैंडलॉर्ड को जब पेमेंट कीजिएगा तो आपको अपने बुक्स में उसे डेबिट कर देना है, जितना भी अमाउंट का आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप डिडक्टर हैं तो आपको अपने बुक्स में इसी तरीके से एंट्री को पास करनी है। अब हम लोग आ जाते हैं डिडक्टी के बुक्स में कि जब वो डिडक्टी होगा तो वो अपने बुक्स में किस तरीके से एंट्री पास करेगा। अब यहां पर वही लैंडलॉर्ड है, अब यही एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसको वो बिल रेज कर रहा है उसे वो डेबिट कर देगा। तो यहां पर देखो डिडक्टर है, यहां पर वो 1,18,000 से वो यहाँ पे डेबिट हो गया और उसके लिए जो रेंट है वो इनकम है, यहाँ पर 1 लाख से वो क्रेडिट हो गया और एस जीएसटी सी जीएसटी यानी कि ये आउटपुट हो गया ना, तो यहाँ पर देखो 9,000 रुपए से वो क्रेडिट हो गया। तो ये पहले बुक में उसकी एंट्री बनने वाली है, राइट। अब यहाँ पे टीडीएस का डिडक्शन ये तो नहीं कर रहा है ना, ये तो डिडक्टी है, इसका टीडीएस का डिडक्शन हो रहा है। तो सवाल ये उठता है
कि जब किसी का टीडीएस का डिडक्शन किया जाता है तो वो टीडीएस उसके लिए क्या होता है, करंट एसेट होता है ना, क्योंकि इसी का पैसा किसी ने काट लिया है और इसी के पैन कार्ड के नाम से वो जमा हो जाता है, तो वो एक तरह का एडवांस टैक्स हो गया जो कि वो 26AS में जाकर के वो चेक कर सकता है, राइट। तो जब भी उसको पेमेंट आएगा टीडीएस का डिडक्शन करके आएगा तो वो क्या एंट्री लेगा, बस यही एंट्री लेगा, है ना। डिडक्टी के घर में यही एंट्री होने वाला है, जितना पेमेंट आएगा वो बैंक में वो डेबिट कर देगा अगर ऑनलाइन पेमेंट है, जितना टीडीएस का डिडक्शन होगा वो उसे भी डेबिट कर देगा, राइट। जैसे 10,000 रुपए का जहां पे उसका डिडक्शन हो रहा है और टू डिडक्टर 1,18,000 रुपया। तो ये जो हुआ टीडीएस का डिडक्शन, ये डिडक्टर के लिए क्या है, करंट एसेट है, डिडक्टर के लिए क्या है तो लायबिलिटी है। अब सवाल ये उठता है कि सर जी जब भी हम लोग जो टैक्स का डिडक्शन करते हैं उसका पेमेंट हमें कब तक करना है, ये सब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ड्यू डेट ऑफ टीडीएस पेमेंट, इसका 7 तारीख तक आपका ड्यू डेट होता है, इसको आप याद रखिएगा। अब जैसे कि अप्रैल का महीने का डिडक्शन है, 1 से लेकर 30 अप्रैल के अंदर में जितने भी आपने सर्विस को आपने रिसीव किया या गुड्स को रिसीव किया, आपने सारे लोगों का टीडीएस का आपने काट लिया। आप चाहें तो वन टैब में जितना भी सेक्शन है उस सेक्शन के मुताबिक आप अगले महीने की 7 तारीख तक आप टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। मई का है तो 7 जून हो जाएगा, जून का है तो आपका 7 जुलाई हो जाएगा। इसी तरीके से हर मंथ का आपको पेमेंट करना है, ये इसका ड्यू डेट है। आपको अगर टीडीएस का पेमेंट करना है तो इनकम टैक्स का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। ई पे टैक्स के थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हैं और इसमें चालान जो इसमें सेलेक्ट किया जाता है वो चालान का नंबर याद रखिएगा, चालान नंबर 281। अब जब आप ई पे टैक्स के थ्रू जब आप लोग सक्सेसफुली आप टीडीएस का जब पेमेंट कर दोगे तो ऑन द स्पॉट आपको क्या मिलने वाला है, इसका रिसिप्ट कॉपी मिलता है और वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि उसमें आपका 3 चीज आपका दिया रहता है, बीएसआर कोड, चालान का सीरियल नंबर और आपका टेंडर डेट। तो यहां पर आपका जो कंपनी का टैन नंबर है, आपका जो नाम है, प्लस जो भी आपका सेक्शन है, प्लस जो भी आपका अमाउंट है, वो सारा आपका यहाँ पे डिटेल में रहेगा। और प्लस जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर आपका 3 चीज हमें यहां पर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला आपका बीएसआर कोड हो गया, दूसरा आपका चालान नंबर हो गया और तीसरा आपका टेंडर डेट हो गया। यहां मैं एक मार्केबल बात यह बता दूं कि बीएसआर कोड जो होता है वो आपका 7 डिजिट का ही होना चाहिए। अगर यहां पर 6 डिजिट है तो उसके पहले आपको 0 लगा देना है रिकॉर्ड रखने में। और चालान नंबर जो होगा वो आपका 5 डिजिट का ही होना चाहिए। यहां पर देखो ऑलरेडी यहां पर एक 0 दिया हुआ है, लेकिन किसी चालान में 0 नहीं रहता है तो समझ जाना अगर 3 डिजिट का है तो उसे पहले आपको 2 शून्य आपको लगाना पड़ेगा। बाकी टेंडर डेट का माने होता है डिपॉजिट डेट। अब बात होती है कि सर जी अगर ड्यू डेट के बाद अगर हम टीडीएस का पेमेंट करते हैं तो क्या लगने वाला है। अरे भाई साहब 1.5% के हिसाब से आपको टीडीएस अमाउंट के ऊपर पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा। अब यहाँ पे बात होती है सर जी टीडीएस का जो रिटर्न हम लोग फाइल करेंगे इसका क्या ड्यू डेट है और इसमें कौन कौन सा फॉर्म सेलेक्ट किया जाता है। तो टीडीएस का रिटर्न भी आपका 2 तरीके से किया जाएगा। आपका जो पहला है 24Q, राइट, ये किसके लिए भाई साहब, तो टीडीएस फॉर एम्प्लॉई। आपने जो अपने स्टाफ का सैलरी का डिडक्शन किया है उसका रिटर्न बना के आपको अपलोड करना होगा, तो इसके लिए 24Q फॉर्म है। दूसरा आपका है फॉर्म नंबर 26Q, ये किसके लिए भाई साहब, टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉई। ये आपका दोनों फॉर्म अलग अलग है और इस दोनों के साथ जो एक कॉमन फॉर्म का यूज किया जाता है उसका नाम है 27A। यानी अगर आप 24Q का रिटर्न बनाते हो तो इसके साथ साथ 27A आपको अटैच करना होगा और अगर 26Q का रिटर्न बनाते हो तो भी आपको 27A का फॉर्म अटैच करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर जी ये 27A फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि 27A फॉर्म में कंपनी का डिटेल्स होता है,
कंपनी का एड्रेस होता है, प्लस जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका भी डिटेल्स होता है। दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में आप टीडीएस में जो कि स्टार्ट टू एंड है बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में कंपनी के रियल डाटा के साथ अगर वर्क सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का क्या ड्यू डेट है? इसका रिटर्न जो जाता है पहली बात क्वार्टरली जाता है, ठीक है, यानी कि साल में आपका 4 क्वार्टर है, राइट। तो यहां में पहला जो क्वार्टर है अप्रैल टू जून, तो इसमें 1 महीने का आपको टाइम रहता है, 31 जुलाई तक आप रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, इसमें 31 अक्टूबर है। अक्टूबर टू दिसंबर, इसमें आपका 31 जनवरी है। उसके बाद आपका जनवरी टू मार्च, इसमें आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है, यानी कि 31 मई तक आप टीडीएस का रिटर्न बना करके अपलोड आप कर सकते हैं। ये तो बात हो रही थी ड्यू डेट से पहले का, लेकिन आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब पेनल्टी लग जाएगा ना। आफ्टर ड्यू डेट 200 रुपया पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी लग जाएगा, और इसका जो मैक्सिमम जो चार्ज होगा वो 5,000 रुपया। हो सकता है कि आपने कई सालों का रिटर्न अपलोड नहीं किया है, आपका फिगर बहुत ज्यादा जा रहा है, तो मैक्सिमम जो आपको पर रिटर्न का जो पेनल्टी आपको लग जाएगा वो 5,000 रुपया ही है। अब जैसे कि आपने फाइनली फर्स्ट क्वार्टर से लेकर के 4th क्वार्टर का आपने रिटर्न अपलोड कर दिया, तो सामने वाले को आपको उसका प्रमाण पत्र भी देना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टीडीएस का सर्टिफिकेट। तो वो आपको ऑनलाइन ये डाउनलोड करके देना होगा। अब सवाल यह है कि टीडीएस का सर्टिफिकेट भाई कितने तरह का होता है? भाई साहब ये भी 2 तरह का होता है। एक आपका होगा फॉर्म 16, और ये जो आपको दिया जाएगा किसे? एम्प्लॉई को, और इसमें जो होता है पार्ट ए प्लस पार्ट बी, राइट। और दूसरा जो होता है फॉर्म 16A, ये किसे दिया जाता है? नॉन एम्प्लॉई को। अब सवाल यह है कि भाई साहब इसे कहां से डाउनलोड करना है? तो जैसे कि मैंने कहा है कि ऑनलाइन मोड में ही डाउनलोड होता है। इसके लिए आपको जो कि सीपीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस वाले वेबसाइट पे चले आना है, और यहाँ पे आपको आकर के सिंपल है कि एज ए डिडक्टर आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड और अपना 10 नंबर से दे करके आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन आप लोग करते हैं उसमें डाउनलोड का सेक्शन आ जाता है, जहां से जाकर के आप टीडीएस का सर्टिफिकेट डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से टीडीएस के फील्ड में स्टार्ट टू एंड वर्क किया जाता है। तो अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन और टैली में मास्टर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।